कंजूस देवरानी भूखी जेठानी। सीता देवी का स्वर्गवास होते ही चारू ने तिजोरी की चाबी अपने हाथों में झटक ली और अपनी जेठानी जूली को अपने इशारों पर नचाने लगी। मौके पर चौका मारना तो चारू के खून में है, वरना तो मेरी मरी हुई सास को तो जीते जी मेरी जेठानी की तरफदारी से ही छुट्टी नहीं मिलती थी। अच्छा हुआ निपट गई बढ़िया, वरना मैं राज भोगने की बजाय आज भी रसोई में बर्तन घिस रही होती। चारू दिमाग से जितनी चंट चालाक थी, मन से उतनी मक्खर और कंजूस किस्म की थी। अपने इसी रवैये के कारण वह अपनी जेठानी से हर छोटे बड़े खर्च का हिसाब लिया करती। जेठानी जी, अरे ओ जेठानी जी, अरे कदम क्या किचन में ही जम गए हैं, मेरी चाय कहाँ है? बस लाई। जूली जल्दी जल्दी पांव बढ़ाकर चारू के लिए चाय लेकर आती है। ये लो चारू, तुम्हारी चाय। क्या पुकारा तुमने मुझे? चारू। इस पल घर में हम दोनों देवरानी जेठानी के सिवा कोई नहीं, तू जानती है ना जूली, इस गुस्ताखी के लिए इस पल मैं जो चाहूं कर सकती हूँ, चाहूं तो तेरी खाल भी खींच सकती हूँ। देवरानी की धौंस से बेचारी जूली के चेहरे पर एक अजीब सा डर छा जाता है, उसके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। माफ करना देवरानी जी, गलती हो गई। तुझे पता है ना, मुझे गलती करने वाले लोग बिल्कुल भी गवारा नहीं। वैसे जरा एक बात तो बता, सुबह से किचन में खड़ी खड़ी झक मार रही थी क्या, जो एक कप चाय बनाने में इतना वक्त खा गई? वो देवरानी जी, चूल्हे की आंच बहुत धीमी जल रही है, इसलिए देर हो गई। ये बढ़िया, एक और खर्चा इस निखट्टू ने। अरे स्टील बॉडी की बनी है क्या तू, या फिर इलेक्ट्रिक गैस चूल्हा चलाने नहीं आता? किसने कहा था किचन की चीजों के साथ कुश्ती करने को? अब इसकी भरपाई तुझे भूखा रहकर करनी होगी। मगर उसमें मेरी क्या गलती? अब सामान पुराना होगा तो खराब होगा ही। सच सुनकर कंजूस देवरानी गुस्से से दांत पीसती हुई दिन भर की भूखी जेठानी के बाल नोचकर कहती है, मैं देख रही हूँ आजकल तेरी जुबान ज्यादा ही खुलने लगी है। ज्यादा मिच मिच की ना तो तेरी छुटकी बेटी छाया को भी भूखे सोना पड़ेगा। नहीं, ऐसा मत करना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। दिन भर भूखे रहने के कारण जूली का मुंह सूख कर दुधमुहे बच्चे जैसा छोटा होता है। साथ ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने के कारण वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ती है। ये देख छोटी सी छाया भागकर वहां आती है। माँ उठो ना, तुम्हें क्या हो गया है? चाची देखो ना, माँ आँख नहीं खोल रही। अरे चुप कर, चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर को मछली बाजार बना रखा है। मरी नहीं है तेरी माँ। चाची ऐसा मत बोलो, माँ को डॉक्टर की जरूरत है, इन्हें डॉक्टर के पास ले चलो। अच्छा, और अस्पताल का खर्चा क्या तेरा बाप भरेगा? मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं पड़े जो तेरी माँ पर फूकूं। इसकी नाटकबाजी तो मैं छुड़ाती हूँ। ऐसा बोलकर चारू डाइनिंग टेबल पर रखे जग का पानी बेहोश जूली पर उड़ेल देती है। जागो जेठानी जी, सवेरा हो गया। सिर्फ 2 मिनट देती हूँ मैं तुझे, ये फर्श मुझे चमकता चाहिए। संकेत और जेठ जी के आने का टाइम हो गया है। कुछ देर बाद सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। अरे वाह जूली भाभी, क्या कमाल के भरवा करेले बनाए आपने। मजा आ गया। मगर आप खड़ी क्यों हैं? आइए हमारे साथ बैठकर खाइए। जूली भीतर ही भीतर भूख से छटपटा रही थी। वह खुद भी सभी के साथ बैठकर खाना खाना चाहती थी कि तभी उसकी कंजूस देवरानी उसे आंखें तरेरती है, जिस कारण जूली डर कर बोलती है, अरे देवर जी, आप सभी खाइए। वैसे भी घटी बड़ी देखने के लिए कोई तो एक जन चाहिए। सभी खाना खाकर सोने चले जाते हैं और चारू अपनी जेठानी को अकेला पाकर देवरानी की ऐंठ झाड़ती है। शाबाश मेरी जेठानी जी, बस ऐसे ही मेरे इशारे समझ जाया करो। अरे देवरानी जी, ये रोटी सब्जी के बर्तन कहाँ लेकर जा रही हो? मैंने तो अभी खाना खाया भी नहीं। अगर तुम ये टटका खाना खाओगी तो ये सब थालियों में बचा खुचा खाना कौन खत्म करेगा? खैर मनाओ जो ये भी मिल रहा है, वरना मेरा बस चले तो तुझे महीने भर भूखे पेट सुलाऊं। चारू सभी खाने के बर्तन रसोई में रखकर दरवाजे पर ताला लगा देती है, मगर भूख तो सभी को एक बराबरी की होती है। पेट की आग बुझाने के लिए जूली मेज के थाली के छोड़े जूठन को खाने लगती है। अपने भोले स्वभाव के कारण उस बेचारी को हर दूसरे दिन अपनी देवरानी की कंजूसी के कारण भूख की आग में झुलसना पड़ता है। खाने के अभाव के कारण जूली के शरीर पर भार घटने लगा, उसका शरीर भी पीला पड़ने लगा और एक सुबह किशोर की नजर जूली पर गड़ गई। अरे जूली, क्या बात है? खाने पीने पर ध्यान नहीं दे रही क्या? तुम इतनी दुबली पतली क्यों दिख रही हो? ऐसे ढील छोड़ोगी तो बीमार पड़ जाओगी। इसमें माँ की गलती नहीं है डैडी, चाची माँ को भरपेट खाना नहीं देती। आखिरकार छवि की नन्ही जुबान से सच उभर आता है। ये बात किशोर को भी खूब खटकती है। जूली, तुम इस घर की बड़ी बहू हो और वो देवरानी होकर तुम पर दामन चलाती है। क्यों सहती हो तुम ये सब?
आदर्श को भी तो पता चलना चाहिए कि उसकी पत्नी कितनी कंजूस है। अजी रुक जाइए, अगर देवर जी को चारू का रवैया पता चल गया तो बात बढ़ जाएगी और मैं नहीं चाहती कि ये घर परिवार टूटे। आपको मेरी कसम, भूल जाइए ये सब। घर परिवार के टुकड़े होने के बाद से किशोर के कदम वहीं थम जाते हैं, मगर जूली का शरीर हर दिन गिरता चला गया। बावजूद उसकी कंजूस देवरानी की मक्खरता नहीं मिटी। बिखराव की सोचाहट से जूली भोर से रात तक भूखे प्यासे रहकर एक पांव पर नौकरों की तरह अपनी देवरानी के इशारों पर नाचती रहती। देवरानी जी, रसोई का राशन खत्म हो गया है, आटा चावल दाल कुछ भी नहीं बचा। ये तो होगा ही ना, अब तुम दोनों माँ बेटी ने महीने भर का राशन पानी हफ्ते भर में ठूसने का ठेका जो ले रखा है। झूठ क्यों बोल रही हो देवरानी जी? इंसान से नहीं तो भगवान से तो डरो। एक वक्त का राशन बचाने के लिए तुम मेरे पेट पर पाबंदी लगा देती हो, और जो कभी कभार खाना देती हो वो भी भरपेट नहीं। अपनी जेठानी के मुंह से निकलती खरी सच्चाई कंजूस देवरानी को खल जाती है और वह उसे घसीट कर उस खाने की मेज पर लाकर बुरा सलूक करती है। भूख लगी है ना तुझे? ले खा, ये भी खा। ये क्या कर रही हो देवरानी जी? छोड़ो मुझे। गुस्से में लाल पीली हुई चिड़कोली चारू बर्तन में रखी सारी सब्जी जेठानी के चेहरे पर मल देती है। आज मैं तुझे पेट भरकर खिलाऊंगी, इतना खिलाऊंगी कि तेरी सारी भूख मिट जाएगी। चाची छोड़ दो मेरी माँ को। अरे हट, बड़ी आई माँ को बचाने वाली, कम वक्त कहीं की। चारू छाया को दूर धकेल देती है, जिस छाया का सर खुरचे हुए दीवार में लगकर खूनम खून हो जाता है और जूली भी बेहोश हो जाती है कि ऐन मौके पर आदर्श और किशोर दरवाजे पर खड़े सब कुछ देख लेते हैं। भाभी के मुंह में अंधा हुआ आदर्श भाग कर आता है। भाभी उठो, भाभी। अगर भाभी और छाया को कुछ भी हुआ ना चारू, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। किशोर और आदर्श छाया और जूली को अस्पताल में भर्ती कराते हैं, जहां डॉक्टर द्वारा की गई जांच पड़ताल में चारू का कच्चा चिट्ठा खुल जाता है। देखिए, खाने के अभाव के कारण जूली जी के शरीर में बहुत ही ज्यादा कमजोरी आ गई है, इसलिए आज ये हो रहा है। ये सब चाची ने किया है। मैंने देखा था माँ एक भोर से भूखी प्यासी काम करती रह जाती थी और उन्हें कोई भी भूल चूक हो जाती थी तो चाची उन्हें भूखे रखती थी और बाकी दिन बासी और बचा खुचा खाना देती थी, वो भी आधा पेट। ये सुनकर आदर्श का खून खौल उठता है। तभी जूली होश में आ जाती है। ठहर जाइए आदर्श भैया, चारू ने कुछ नहीं किया। भाभी, अब आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं। ये औरत मेरे घर परिवार के लायक नहीं। चली जाए यहाँ से, बहुत कंजूसी कर ली तूने। नहीं देवर जी, चारू को माफ कर दीजिए, क्योंकि गलती करने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है। अपनी जेठानी को ऐसा बोलते देखकर चारू पछतावे से भर जाती है। मुझे माफ कर दीजिए जेठानी जी, अपने खर्चीले ख्वाहिशों की पूरा करने की होड़ में मैं इस हद तक कंजूस हो गई कि आपको दाने दाने पर आफत कर दिया। आई एम सॉरी। चारू, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं। मैंने तुम्हें माफ किया। उस दिन के बाद से चारू ने कंजूसी करना छोड़ दिया और बड़ी बहू होने के नाते ससुराल की बागडोर जूली को सौंप दी और धीरे धीरे घर परिवार में घुल मिलकर रहने लगी। गरीब बेटी की रसोई। ये कहानी है गरीब संतराम की, जिसके परिवार में कुल 4 जन थे। संतराम, उसकी माँ हीरामणि, 10 साल का बेटा बिट्टू और बड़ी बेटी बबीता। बबीता बहुत ही सुलझी, समझदार और सादे स्वभाव की लड़की थी। शरीर पर फीका सा सूट और बालों का बंधा अस्त व्यस्त जूड़ा बनाए वो मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही थी। तभी दिन भर का थका हुआ संतराम गमछा झाड़ता हुआ घर में घुसता है। पिताजी, आप आ गए, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। बबीता थोड़ी सी चटनी और रोटी थाली में डालकर पिता को परोसती है। खाना स्वादिष्ट होने के कारण संतराम बाकी दिनों की तुलना में कुछ ज्यादा ही रोटी खा लेता है। अरे वाह बबीता बिटिया, चटनी तो बड़ी ही चटपटी बनाई है आज तो भूख से बढ़कर ही खा लिया है मैंने। बिटिया, तेरे लिए रोटी तो बची है ना? अपने पिता के सवाल पर बबीता बगैर झिझक किए बोलती है, अरे हाँ पिताजी, अभी तो एक थाक रोटियां पड़ी है। अपनी बेटी की इस बात पर गरीब संतराम को तसल्ली मिल जाती है, मगर असलियत तो ये थी कि सारा खाना खत्म हो चुका था, जिस कारण आखिर में उस गरीब बेटी को पानी पीकर ही पेट भरना पड़ता है। तभी बबीता की बूढ़ी दादी हीरामणि डबडबाई आंखों से देखते हुए बोलती है, मेरी बच्ची, आज फिर तेरे खाने से पहले बर्तन छूछा पड़ गया। दादी माँ, हम जैसे गरीबों की रसोई के लिए तो ये हर दूसरे दिन की बात है। दिन भर हड्डियां गलाने के बाद कहीं जाकर इस घर का चूल्हा जलता है। अरे गृहिणी का पहला फर्ज परिवार की भूख मिटाना है। बबीता बड़ी ही सफाई से बात को टाल देती है, मगर भूख तो सभी को बराबर लगती है। भूख से छटपटाती बबीता सारी रात यूं ही करवट फेरती है।
ऐसे ही दिन ढल जाते हैं। एक दोपहर स्कूल का बस्ता टांगे बिट्टू घर आकर रसोई में ढक के बर्तन टटोलने लगता है। तभी बबीता उसका हाथ रोक लेती है। दीदी क्या कर रही हो? मुझे भूख लगी है। मगर तुझे आज खाना नहीं मिलेगा। आज तेरे स्कूल से उलाहना आई है। सारा दिन स्कूल के लफंडर लड़कों के साथ मटर गश्ती मारता फिरता है। पिताजी तुझे पढ़ाने लिखाने के लिए अपनी हड्डियां गला रहे हैं। अरे दिन दिन भर वो खेत में खटनी करते हैं, तब जाकर हम गरीब के घर की रसोई पकती है, वरना दाने दाने पर आफत पड़ जाए। अरे तो कौन सा एहसान कर रहे हैं? ये तो उनकी जिम्मेदारी है। अपने भाई का ढीठपन देखकर बबीता उसे गुस्से से थप्पड़ मार देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है, मगर जब कमाने वाला एक और खाने वाले ज्यादा हो तो इंसान गरीबी से कहाँ उभर पाता है। इसी बीच एक और बड़ा पहाड़ उस गरीब बेटी पर गिर पड़ता है जब संतराम लंबे समय के लिए बीमार पड़ जाता है, जिस कारण उस गरीब बेटी की रसोई सूनी पड़ जाती है। हे भगवान, रसोई का सारा राशन खत्म हो गया है। नहीं, मेरे होते हुए मेरा घर परिवार भूखे पेट सोए, ये मुझे गवारा नहीं। इस घर का चूल्हा फिर से जलाने के लिए मुझे इस घर के चौखट के बाहर कदम रखना ही होगा। घर की रसोई में छाई बदहाली को देखकर वो गरीब बेटी काम की खोज में निकल जाती है और परिवार के पेट का भार उसे रिहायशी इलाके में ला पटकती है। तभी वहाँ एक बड़े से बंगले को देख बबीता बाहर लगा डोरबेल बजाती है। तभी दरवाजा खुलता है और एक सूट बूट पहना हुआ शख्स बाहर झांकता है। जी कहिए। नमस्ते साहब, अगर कोई काम मिल जाता तो बड़ा एहसान होता। बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ मैं। आनंद उसे अंदर बुलाता है। तभी पांव पर पांव चढ़ाकर डाइनिंग टेबल पर ठाठ से बैठी नीरजा उसे घूरते हुए बोलती है। अरे अंगद, ये किस गरीब को घर में बुला लिया? नीरजा, ये बबीता है, काम के लिए आई है। तो बताओ क्या क्या आता है तुम्हें? जी मेम साहब, घर की साफ सफाई से लेकर खाना बनाना आता है। सफाई वाली बाई तो हमारे घर में पहले से ही है, तुम्हें सिर्फ रसोई संभालनी है। पहले मैं तुम्हारे खाने का स्वाद देखूंगी, फिर पगार तय करूंगी। बबीता के हाथों के अच्छे जायके के कारण नीरजा उसे काम पर रख लेती है, मगर बबीता की आंखों ने रईस और गरीब के रसोई के बीच का फर्क उस दिन देखा था। ऊपर वाले ने भी गरीब और अमीर की रसोई को बड़े फर्क से बनाया है। कहा तो मुझ गरीब का रसोई घर भी इस रईस रसोई घर से छोटा होता है। इस रसोई में तो सारा काम मशीन से होता है, नॉब घूमते गैस जल जाती है, और मेरे घर की गरीब रसोई में आंच लगाओ तब जाकर चूल्हा जलता है, और साथ में चक्की चलाओ तब जाकर थाली में रोटी मिलती है। कभी दाल होती है तो साग सब्जी नहीं, और कभी राशन होता है तो मसाला नहीं। अपनी रसोई में घिरी गरीबी को सोचकर गरीब बबीता की आंखों से आंसू झलक जाते हैं। तभी नीरजा वहां आकर कहती है, अरे ओ महारानी, ये तेसुए क्यों बहा रही है? कहीं तू मेरे किचन को देखकर हाय तो नहीं मार रही? अरे नहीं नहीं मालकिन, वो प्याज काट रही थी ना, इसलिए आंखों में पानी आ गया। ऐसे ही दिन ढलते गए और गरीबी से जूझ रही बबीता अपने घर की रसोई का चूल्हा जलने के लिए सारा दिन एक पांव पर नीरजा के इशारों पर नाचती रहती थी। हर बढ़ते दिन के साथ नीरजा बबीता के बनाए खाने में नुस्ख निकालने लगी। थू, अरे कैसा पुलाव बनाया है तूने? एक पैसे का स्वाद नहीं है इसमें। तेरे गरीब घर में ऐसा ही खाना खाते हैं क्या? मगर मेम साहब, मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा ही बनाया है। तेरे कहने का क्या मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, 2 कौड़ी की गई गुजरी गरीब मुझे जवाब देती है। ज्यादा चू चपड़ की ना तो काम से हाथ धो बैठेगी। अरे नहीं नहीं मेम साहब, ऐसा मत करना। आपके रसोई के रहमो करम से ही मुझ गरीब के घर का चूल्हा जलता है। अगर ये काम छूट गया तो मुझ गरीब के परिवार का पेट पालना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि बबीता अपनी मेहनत से पैसे कमा रही थी, मगर उसकी जिंदगी अभी भी गरीबी के इर्द गिर्द ही नाच रही थी। ये बात नीरजा को अच्छे से पता चल चुकी थी, इसलिए वो हर दूसरे दिन उस गरीब बेटी के दुखती नस पर हाथ रखती थी, क्योंकि उस गरीब बेटी को गिड़गिड़ाता देखकर उसे बहुत मजा आता था। दादी माँ, पिताजी, बिट्टू, चलो खाना खा लो। मैंने तुझे कितना लाचार बना दिया है ना बेटी, इसलिए तू उस अमीर और गरीब की रसोई के बीच उलझ कर रह गई है। अरे कोई बात नहीं पिताजी, पेट की आग तो गरीब को चोरी चकारी करना तक सिखा देती है। मैं तो फिर भी किसी के घर चाकरी कर रही हूँ। बबीता अपने दर्द को मन में छिपाकर परिवार को तसल्ली देती है, मगर उसे नित दिन मालकिन नीरजा के सख्त रवैये को सहना पड़ता था। फिर एक दिन, सुन बबीता, आज शाम मेरे घर पर कुछ गेस्ट आने वाले हैं। ये खाने की लिस्ट है जो तुझे आज शाम को बनाना है। मुझे कोई भी मिस्टेक नहीं चाहिए, समझी? जी ठीक है मेम साहब, बन जाएगा।
बबीता लिस्ट में लिखे खाने की रेसिपी पढ़ने के बाद उसी पल से खाने की तैयारी में जुट जाती है और समय से सब कुछ बनाकर मेज पर परोसती है। तभी राघव और उसकी माँ मेघना खाने की मेज पर बैठते हैं, जहाँ नीरजा बबीता को आंख तरेड़ती है। अरे ओ कामचोर, खड़ी क्या है, खाना परोस सभी को। जी मेम साहब। बेचारी डरी सहमी बबीता खाना परोस कर एक कोने में सर झुकाकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों से बहते आंसू टप टप जमीन पर गिरने लगते हैं। तभी सभी लोग खाना खाते हैं। खाने का स्वाद बबीता की झोंकी हुई मेहनत को बता रहा था। बेटी, बहुत ही अच्छा खाना बनाया है तुमने। बहुत खुशकिस्मत हो तुम नीरजा, जो ऐसी खाने की खुशबू तुम्हारी रसोई से उठती है। अरे मेघना जी, आप इस नौकर की तरफदारी मत कीजिए, वरना ये चने के झाड़ पर चढ़ जाएगी। नीरजा, शायद तुम लोगों को उनके छोटे बड़े स्टेटस से चुनती हो, इसलिए गरीब का बनाया बेहतरीन खाना भी तुम्हें रास नहीं आ रहा। बबीता जी, आप मेरे घर चलिए। हाँ बेटी, वैसे भी जहाँ तुम्हारे काम की कदर न हो, वहाँ ठहरना ठूठे पेड़ की तरह है, जिस पर कभी कुछ नहीं पनपता। मेघना के कहे खरे शब्द सुनकर बबीता रोते हुए हामी भर देती है। अपनी मेहनत की नग्नता से बबीता राघव और उसकी माँ मेघना के मन में घर कर जाती है। बबीता का भोला स्वभाव राघव को भा जाता है और आखिर में दोनों की शादी हो जाती है। किसने सोचा था कि कल तक जो बबीता एक नौकर की हैसियत से रईसों की रसोई संभालती थी, आज वो वहाँ की मालकिन बन जाएगी। अब संतराम भी ठीक हो चुका था। बिट्टू भी अब बढ़ चढ़कर उसका हाथ बटाया करता था, जिससे आजकल उस गरीब के घर की रसोई भी कुशल तौर से चल रही थी।